सोने को कॉस्मिक मेटल यानी ब्रह्मांड की धातु कहा जाता है और धरती पर सोना किसी धूमकेतु के साथ आया था, इसलिए सोने की मात्रा सीमित है। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, इसलिए सोने की डिमांड बहुत है। पूरी दुनिया में 44% सोना जेवर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोने का 7 से 10% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण बनाने में भी खर्च होता है। बाकी का सोना निवेशकों और सरकारी बैंकों की तिजोरियों में है। सरकारें अपना काम चलाने के लिए डॉलर का रिजर्व भी रखती हैं। फिर सोने का भंडार रखने की जरूरत क्यों? इसी पर देखिए स्वर्णमृग का ये एपिसोड, रणनीति, मेटल मेक्स माइट। Sanjeev Sanyal, member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, taking to X, said that India will now hold most of its gold in its vaults. He further said that most countries keep their gold in the vaults of the Bank of England or some such location. रिजर्व बैंक जो सोना वापस ले आया था वो भारत सरकार ने खरीदा था। कई दशक तक ये सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा था, जिसे भारत लाने का फैसला किया गया। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में थी कि आरबीआई इतना सोना कहां रखेगा, इसलिए आरबीआई ने देश की जनता को अपनी खुफिया तिजोरी की झलक दिखाने का फैसला किया। This is the first time we are opening up the gold vault visually to the country. Each of these gold bars weigh 12.5 kgs. It's quite heavy. The total stock of gold we have is about 870 tons. This is just a small fraction of that. सरकार की तिजोरी में 870 टन सोना, यानी साल भर तक भारत में सोने की जितनी डिमांड होती है उतना रिजर्व स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। फिर मार्केट में अपना सोना उतारने के बजाय सरकार ये क्यों कह रही है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें? सरकार को इतना सोना अपनी तिजोरी में क्यों रखना होता है, ये समझने के लिए एक पुरानी कहानी याद कीजिए। 11 नवंबर 1990, नई दिल्ली। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। वीपी सिंह की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर सत्ता में आए। उस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़की हुई थी। कुवैत को इराक के हमले से बचाने के लिए अमेरिका की जंग की वजह से तेल के दाम बढ़ गए थे और डॉलर भी रुपए के मुकाबले महंगा होता जा रहा था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के शपथ ग्रहण के 2 महीने बाद ही देश के लिए डरावनी और शर्मनाक खबर सामने आई। खबर ये थी कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 120 करोड़ डॉलर ही बचा है। सीधा सा मतलब था कि 3 हफ्ते बाद भारत के पास इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए डॉलर नहीं बचेगा और सरकार दिवालिया हो जाएगी। भारत सरकार ने आईएमएफ से मदद मांगी, लेकिन आईएमएफ को गारंटी चाहिए थी कि भारत सरकार लोन के बदले क्या गिरवी रखेगी। जनवरी 1991, मुंबई। भारत का खजाना खाली था और किसी को पता नहीं था कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार क्या करने वाली है। इसी घटना के बाद आम लोगों को पहली बार मालूम हुआ कि देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आरबीआई के पास 2 चीजों का रिजर्व स्टॉक होना बहुत जरूरी है। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, और दूसरा सोना, क्योंकि डॉलर अगर खत्म हो गया तो फिर देश की अर्थव्यवस्था और इज्जत बचाने के लिए सोना ही काम आता है। उन्नीस के बाद भारत की आर्थिक नीतियां बदल गईं और फिर कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि कर्ज लेने के लिए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़े। सरकार को सोने के रणनीतिक महत्व का अंदाजा भी अच्छी तरह हो गया था, लिहाजा सरकार ने सोने का रिजर्व भंडार बढ़ाना शुरू किया। 1990 के दशक में भारत के पास 350 से 400 टन गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। फिर जैसे जैसे आर्थिक हालत मजबूत होती गई, आरबीआई ने सोने का स्टॉक बढ़ाया और अब लगभग 880 टन सोना आरबीआई के पास है। ये सिर्फ चमकीली पीली धातु नहीं है, बल्कि देश की साख और सम्मान के लिए आरबीआई की गारंटी भी है। सरकार के पास 11 महीने तक
इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए डॉलर और सोना दोनों मौजूद है। ईरान संकट कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं जानता। बुरे वक्त के लिए डॉलर बचाना जरूरी है। अगर डॉलर का बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में खर्च होगा तो तेल, गैस, खाद, दवाई, मेडिकल उपकरण जैसे जरूरी सामान इंपोर्ट करना मुश्किल और महंगा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोना खरीदने के बजाय डॉलर बचाने की अपील इसीलिए की है ताकि ईरान युद्ध से पैदा हुए वैश्विक संकट का झटका झेला जा सके। We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We have old inventory.